हेलो एवरीवन, दीक्षा में आपका स्वागत है। आज का हमारा सेशन है भारतीय संविधान। हम इस सेशन में भारतीय संविधान के राष्ट्रीय आंदोलन एवं संवैधानिक विकास के टॉपिक को कवर करेंगे। इस टॉपिक में उन्हीं क्वेश्चन को कवर किया जाएगा जो टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी और अन्य टीचर एग्जाम में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन आपको बिहार शिक्षक बहाली में काफी उपयोगी साबित होंगे। तो हमारे टॉपिक का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर तथा आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत कहा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने अपने लेखन के माध्यम से स्वराज की मांग उठाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा टी, स्वामी दयानंद सरस्वती। सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने ही सबसे पहले विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी को अपनाने पर बल दिया था। ये सभी विचार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के मुख्य अंग बने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस आधार पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वोच्चता को निर्धारित करने का विरोध किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जन्म के आधार पर। दयानंद सरस्वती, जिनका मूल नाम था मूल शंकर, ने 7 अप्रैल 1875 को बंबई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। जन्म के आधार पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वोच्चता को निर्धारित करने का विरोध किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर ने अपने पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इस विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। उन्होंने ही स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में से किस कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित कर दी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858। जब भारत में 1857 की क्रांति हुई तो यह क्रांति ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध हुआ था। यही वजह है कि जब 1857 की क्रांति को दबा दिया गया तो ब्रिटिश क्राउन ने सत्ता जो है वह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया। भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित कर दिया गया। गवर्नर जनरल के पदनाम को बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया, जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग जो है वह भारत के प्रथम वायसराय बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सावरकर जुड़े थे, बी.डी. सावरकर किस चीज से जुड़े थे? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बी.डी. सावरकर जो है वह हिंदू महासभा से जुड़े हुए थे। विनायक दामोदर सावरकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रखर राष्ट्रवादी नेता थे।
हिंद राष्ट्र की राजनीतिक विचारधारा को विकसित करने का बहुत बड़ा श्रेय सावरकर को जाता है। सावरकर हिंदू महासभा के अग्रणी नेता थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी? तो भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव जो है वह भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा पड़ी। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा सी। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ने भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं को प्रारंभ किया। इसके द्वारा ही सर्वप्रथम भारतीयों को शासन में सम्मिलित किया गया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, 1861 का अधिनियम भारतीय संविधान विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस अधिनियम ने विधि बनाने के कार्य में भारतीयों के सहयोग का प्रारंभ किया। इस अधिनियम ने प्रांतीय विधानसभाओं को विधि बनाने का अधिकार भी दिया, जिससे प्रांतीय स्वायत्तता की नींव पड़ी। तो प्रांतीय स्वायत्तता की नींव कहाँ से पड़ी है? तो 1861 के अधिनियम से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड लिटन। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अथवा देसी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी। ध्यातव्य है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन, जो कि तत्कालीन गवर्नर जनरल था, उसका कार्यकाल था 1876 से 1880 में पारित हुआ था। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका काल भारतीय राष्ट्रवाद का बीजांकुरण काल कहा जाता है? तो यह है लॉर्ड लिटन का। भारतीय राष्ट्रवाद का बीजांकुरण काल जो है वह लॉर्ड लिटन के काल को कहा जाता है। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 में भारत का गवर्नर जनरल था। की दमनकारी नीतियों ने भारतीयों को राष्ट्रीयकरण के लिए एकजुट होने के लिए प्रोत्साहित किया। ICS के लिए लिटन ने भारतीयों के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया, जो भारतीयों के मांग के विपरीत थी। 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एवं 1878 ईस्वी के सशस्त्र अधिनियम ने भारतीयों के दमन को प्रभावी किया। इन सभी कृत्यों ने भारतीयों को अंग्रेजी शासन के खिलाफ एकजुट किया। इसीलिए लिटन के कार्यकाल को भारतीय राष्ट्रवाद का बीजांकुरण काल के रूप में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। वेदों की ओर लौटो, ये जो है दयानंद सरस्वती बोले हुए हैं। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस दिए थे। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी दिए थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह दिए थे। ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 3। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्वाचित प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्वाचित प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले था। उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चतुर्थ अधिवेशन, जो कि 1888 ईस्वी में हुआ था, की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथियों का विश्वास था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथियों का
क्या विश्वास था? तो ए है शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीकों में। यह बिल्कुल सही है। पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति में ये गलत है। स्वराज के लिए चरमपंथी तरीके में ये भी गलत है। सरकारी सेवाओं के बहिष्कार में ये भी गलत है। सरकारी सेवाओं का बहिष्कार ये गांधीवादी आंदोलन की रणनीति है। स्वराज के लिए चरमपंथी तरीका ये जो है वह उग्रवादियों की रणनीति है। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति ये मुस्लिम लीग की पद्धति है, जबकि नरमपंथियों की पद्धति वह है शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीके में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की मुख्य पद्धति राज बांधव्य आंदोलन, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को औपनिवेशिक स्टेटस दिए जाने की मांग किसने की थी? तो ये किए थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, प्रथम भारतीय थे जो 1892 ईस्वी में उदारवादी दल की ओर से फिंसबरी में ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए। फिंसबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए। अपने प्रवास ये लंदन में रहे 1855 से 1869 के बीच के दौरान उन्होंने अंग्रेजों को भारतीयों की समस्याओं से अवगत कराने के उद्देश्य से लंदन इंडियन सोसाइटी, जिनका गठन हुआ 1865 ईस्वी में, तथा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जिसका गठन हुआ 1866 ईस्वी में, नामक संस्थाएं स्थापित की। दादा भाई नौरोजी तथा अन्य नरम दल के नेता ब्रिटिश शासन के अधीन स्वायत्तता की मांग करते रहे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बाल गंगाधर तिलक से संबंधित नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन है, वह नरमपंथियों के उद्देश्य एवं तरीकों से प्रसन्न थे। यह बिल्कुल सही है। वह नरमपंथियों के उद्देश्य एवं तरीकों से प्रसन्न नहीं थे, यह गलत है। सॉरी, निम्नलिखित बाल गंगाधर तिलक के बारे में पूछा जा रहा है, सही नहीं है। वह नरमपंथियों के उद्देश्य एवं तरीकों से प्रसन्न थे, ये गलत है। वह नरमपंथियों के उद्देश्य एवं तरीकों से प्रसन्न नहीं थे, ये बिल्कुल सही है। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तरीकों एवं हिंसा में विश्वास रखते थे, ये भी सही है। उन्होंने मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा नामक 2 साप्ताहिक पत्रों का प्रारंभ किया, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि सही नहीं पूछा जा रहा है। कांग्रेस नेतृत्व की आवेदन निवेदन नीति की असफलता से देश के अंदर और खुद कांग्रेस के अंदर असंतोष पैदा किया। ब्रिटिश सरकार द्वारा लगातार कांग्रेस के प्रति अपनाई जाने वाली उपेक्षापूर्ण नीति ने कांग्रेस के युवा नेताओं जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल को अंदर से आंदोलित किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उदारवादी नेताओं में से किसे चांदी की वाणी वाला वक्ता कहा गया है? तो ये कहा गया है आपको गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले जो है वह उदारवादी नेता थे। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी नेताओं में अग्रिम पंक्ति के नेता थे। गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। इस पर आप लोग इसको याद रखिएगा कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। उन्हें चांदी की वाणी वाला वक्ता भी कहा जाता था। गांधी जी द्वारा किसको अपना राजनीतिक गुरु माना गया है? तो यह है आपका जीके गोखले। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। गोखले अपने राजनीतिक दर्शन में सच्चे उदारवादी थे। वह स्वभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का
रुद्धार राजनीतिक उत्तेजना के बवंडरों में नहीं हो सकता। वह साध्य और साधन दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। गोखले के इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु बना लिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले किस वर्ष अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने? तो ये बने हैं 1905 ईस्वी में, बनारस अधिवेशन में। गोपाल कृष्ण गोखले वर्ष 1905 में बनारस अधिवेशन में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था? क्यों प्रारंभ किया गया था? 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में ही स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की। तिलक, लाला लाजपत राय एवं अरविंद घोष ने पूरे देश में स्वदेशी एवं बहिष्कार का प्रचार किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बंगाल विभाजन के समय कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन का वास्तविक उद्देश्य क्या था? तो बंगाल विभाजन का वास्तविक उद्देश्य ऑप्शन ए है, भारत के विभिन्न राष्ट्रवादियों के मध्य विभाजन। यह गलत है। बंगाल में बढ़ती हुई राष्ट्रीयता की भावना को रोकना, यह बिल्कुल सही है। बंगाल विभाजन जो है वह बंगाल में राष्ट्रीयता की भावना जो बढ़ रही थी उसको खंडित करना था। सी ऑप्शन है, सुशासन के हित में एक अलग प्रशासकीय इकाई की स्थापना। यह गलत है। मुसलमानों के बृहत बहुमत को संतुष्ट करना, यह भी गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। ऊपरी तौर पर यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने इसका उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा बताया था, परंतु वास्तव में बंगाल विभाजन मुख्यतः बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए किया गया था। तत्कालीन वायसराय, उस समय कौन था वायसराय? तो लॉर्ड कर्जन था, के अनुसार अंग्रेजी हुकूमत का यह प्रयास कलकत्ता को सिंहासनाच्युत करना तथा बंगाली आबादी का बंटवारा था। एक ऐसे केंद्र को समाप्त करना था जहां से बंगाल एवं पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था और साजिशें रची जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1909 के एक्ट को दूसरे किस नाम से पुकारा जाता है? तो 1909 के एक्ट को दूसरे नाम से मार्लो मिंटो सुधार भी बोला जाता है, क्योंकि उस समय मार्ले जो थे वह ब्रिटिश में भारतीय मामले के मंत्री थे और मिंटो जो था वह भारत में वायसराय था, तो इसीलिए इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। नवंबर 1906 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। जॉन मार्ले को भारत का राज्य सचिव नियुक्त किया था। भारतीय राष्ट्रीय अधिनियम 1909 के तहत भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो भारत के सेक्रेटरी जॉन मार्ले के विचारों से सहमत थे। उनके द्वारा किए गए सुधारों को लॉर्ड मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। मार्ले उदारवादी विचारों के व्यक्ति थे और भारतीय प्रशासन में सुधार के समर्थक थे। मार्ले मिंटो सुधार तमाम खासियतों के बावजूद भारतीयों की आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतर सका, क्योंकि भारतीयों की मांग थी एक उत्तरदायित्व सरकार की स्थापना, जो कि पूर्ण नहीं हो सकी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया? तो बंगाल विभाजन जो है 1911 ईस्वी में रद्द किया गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया।
दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की गई। घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। उड़ीसा तथा बिहार को इससे अलग कर दिया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से संबंधित था? तो होम रूल आंदोलन से संबंधित लोकमान्य तिलक थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। 28 अप्रैल 1916 को तिलक ने पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। इसके अध्यक्ष जोसेफ वशिष्ठ एवं सचिव जो है एन.सी. केलकर थे। तिलक द्वारा स्थापित लीग के कमेटी के सदस्यों में जी.आर. खारपड़े, पी.एस. मुंजे, आर.पी. करुंडीकर चुने गए। तिलक द्वारा स्थापित लीग का प्रभाव कर्नाटक, महाराष्ट्र, जो बम्बई को छोड़कर मध्य प्रांत एवं बरार तक फैला था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वह थी श्रीमती एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट एंग्लो आयरलैंड से थी। वे 1907 से 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रधान रही। 1916 ईस्वी में होम रूल लीग का गठन किया। 1917 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। 1925 ईस्वी में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में सरोजनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। तो यदि पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो श्रीमती एनी बेसेंट, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो हो जाएगी सरोजनी नायडू। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महात्मा गांधी को जन आंदोलन का प्रथम अनुभव हुआ तो कहाँ पे हुआ है? तो भारत में महात्मा गांधी को जन आंदोलन का प्रथम अनुभव बिहार के चंपारण में हुआ है, जो कि 1917 ईस्वी में हुआ था। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत बिहार के चंपारण से की थी। चंपारण में किसानों को 1 बीघा जमीन के तीसरे 3/20वें भाग पर यानी कि 3 कट्ठा पर नील की खेती हेतु अंग्रेजों द्वारा बाध्य किया जाता था। इसे 3 कठिया पद्धति कहते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नांकित में से किस एक अधिनियम में सिख, यूरोपियन और भारतीय क्रिश्चियनों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन शामिल है? तो यह है आपको 1935 के भारत शासन अधिनियम में। 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में जो है वह मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया, और 1935 में सिख, यूरोपियन और भारतीय क्रिश्चियनों को इसमें शामिल किया गया। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रांतों को दोहरे शासन के स्थान पर स्वशासन ऑटोनॉमी मिल गया तथा आरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों में भेद समाप्त हो गया। गवर्नरों को आरक्षित तथा बचाव की संज्ञा के अधीन व्यक्तिगत निर्णय तथा विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करने का भी अधिकार दे दिया गया। इस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक तथा वर्गीय मतदाता मंडलों का विस्तार हुआ और अनुसूचित जातियां, मुसलमान, सिख, यूरोपीय, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन तथा भारतीय मुसलमान आदि को पृथक पृथक प्रतिनिधित्व मिला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वैध शासन प्रणाली राज्यों में लागू की गई थी। द्वैध शासन प्रणाली जो है किस अधिनियम के द्वारा राज्यों में लागू की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1919 के अधिनियम द्वारा, आंसर बी। इस अधिनियम को जो है मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय मॉन्टेग्यू जो थे वह ब्रिटेन में भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड
भारत का वायसराय था, इसीलिए 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधार से संबंधित है। भारत में प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ मॉन्टफोर्ड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 से प्रारंभ किया गया, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। इस अधिनियम ने पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट प्रयोग किया था। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में विषयों को आरक्षित एवं हस्तांतरित दो भागों में बांटा गया। इनमें हस्तांतरित विषयों का प्रशासन विधायिका के चयनित सदस्यों को सौंपा गया, जबकि आरक्षित विषय गवर्नर की कार्यकारिणी के पास ही रहे। यह दोहरी शासन प्रणाली 1921 से 1937 तक 9 प्रांतों में चलता रहा। केवल बंगाल में 1924 से 1927 और मध्य प्रांत में 1924 से 1926 तक निलंबित रहा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 निम्न में से किस पर आधारित है? तो यह है आपको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो रॉलेट एक्ट जो है वह 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। मार्च 1919 में केंद्रीय विधान परिषद से पास हुए विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। इसके अनुसार अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इस कानून द्वारा वैयक्तिक स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष से राष्ट्रीय आंदोलन ने जन संगठित आंदोलन का रूप लिया? तो ये लिया है 1919 ईस्वी से। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में लागू किया गया था, जिसके विरुद्ध गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन कराया था। गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया था: होम रूल लीग, खिलाफत एवं सत्याग्रह सभा। अतः राष्ट्रीय आंदोलन में जन संगठित आंदोलन का रूप 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट के खिलाफ ही दिखाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो खिलाफत आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य था तुर्की के खलीफा को समर्थन प्रदान करना। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। खिलाफत आंदोलन के साथ राष्ट्रवादी आंदोलन में कई नई धारा जुड़ गई। शिक्षित मुसलमानों की युवा पीढ़ी परंपरागत ईश्वर भक्तों और धर्माचार्यों का एक वर्ग लगातार ज्यादा उग्र और राष्ट्रवादी हो रहा था। हिंदुओं और मुसलमानों द्वारा मिलकर राजनीतिक लड़ाई लड़ने की पृष्ठभूमि लखनऊ समझौते ने पहले ही तैयार कर दी थी। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध हुए राष्ट्रवादी आंदोलन ने सभी भारतीयों को समान रूप से प्रभावित किया। इसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक आंदोलन में हिंदू एवं मुसलमान एक साथ हो गए। राजनीतिक रूप से सजग मुसलमान ब्रिटेन तथा उसके मित्र राष्ट्रों द्वारा तुर्की साम्राज्य के प्रति किए गए व्यवहार से क्षुब्ध थे। मित्र राष्ट्रों ने तुर्की साम्राज्य को विभाजित कर उसके श्रेष्ठ ले लिया था। तुर्की के सुल्तान को कुछ मुस्लिम खलीफा स्वीकार करते थे। तुर्की के सुल्तान को कुछ मुस्लिम जो है वह खलीफा स्वीकार करते थे। इस मुस्लिमों ने तुर्की के सुल्तान को अपमानित किए जाने का विरोध किया। इसी संदर्भ में अली बंधुओं, मौलाना आजाद, हकीम अजमल खां तथा हजरत मोहानी के नेतृत्व में एक खिलाफत कमेटी बनाई गई, जिसके साथ ही पूरे देश में आंदोलन शुरू हो गया। इस आंदोलन को खिलाफत आंदोलन कहते हैं। इस प्रकार खिलाफत आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य तुर्की के सुल्तान अथवा खलीफा को समर्थन प्रदान करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, यह बिल्कुल सही है। जिन्ना खिलाफत आंदोलन, यह गलत है। गांधी जी चंपारण सत्याग्रह, यह सही है। सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे, यह सही है। खिलाफत आंदोलन जो है वह अली बंधु शुरू किए थे।
तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी। मोहम्मद अली जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना जब वे राष्ट्रवादी थे, खिलाफत आंदोलन को देश की स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ने के विरोधी थे। उन्होंने गांधी जी को राजनीति में धर्म को न लाए जाने की सलाह दी थी। उन्होंने खिलाफत आंदोलन में गांधी जी की भागीदारी के विरुद्ध गांधी जी को सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं एवं उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करे। जबकि अन्य विकल्प में मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, चंपारण सत्याग्रह 1917 गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 ईस्वी से सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 के जालियांवाला बाग की जांच के लिए जो समिति गठित की गई थी वह किस नाम से जानी जाती है? तो वह जानी जाती है हंटर समिति के नाम से। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, की जांच हेतु ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया। कमीशन ने मार्च 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें इस दुर्घटना के लिए सरकार को दोषी नहीं बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं थी। नामित पदों से त्याग देना, यह बिल्कुल सही है। विधायिका का बहिष्कार, यह भी सही है। न्यायालयों का बहिष्कार, यह भी सही है। सरकार के बकाया करों का भुगतान, यह गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ, किंतु 5 फरवरी 1922 को हुए चौरी चौरा कांड के कारण महात्मा गांधी ने इसे वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन का लक्ष्य 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति था। इसके साथ ही सरकारी उपाधि, स्कूल, न्यायालय, विदेशी सामानों एवं विधायिका का पूर्णतः बहिष्कार की योजना भी थी। असहयोग आंदोलन के एजेंडा में निम्नलिखित कार्यक्रमों में से क्या सम्मिलित नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कानूनों की अवमानना। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार इसमें शामिल था। यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, इसीलिए आंसर होगा सी। अदालतों का बहिष्कार, तो असहयोग आंदोलन में अदालतों के बहिष्कार का लक्ष्य रखा गया था। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत चुनावों का बहिष्कार, यह भी सही है। कानूनों की अवमानना नहीं, गांधी जी बोले थे कि कानून की अवमानना नहीं होनी चाहिए। गांधी जी कानून में विश्वास करते थे, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी। असहयोग आंदोलन के कार्य सूची में सरकारी उपाधि, स्कूल, न्यायालयों तथा विदेशी सामानों का पूर्णतः बहिष्कार की योजना थी। इसके अतिरिक्त 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों का कांग्रेस ने गांधी जी के निर्देशानुसार बहिष्कार किया था और 1920 के चुनाव में भाग नहीं लिया। कानूनों की अवमानना संबंधी कोई योजना असहयोग आंदोलन की कार्यसूची में नहीं थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन के अचानक स्थगित किए जाने पर निम्नलिखित में से किसने टिप्पणी की थी? जब जन उत्साह अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा था, उस समय वापसी का आदेश देना एक राष्ट्रीय आपदा से कुछ भी कम नहीं था। यह बोले थे सुभाष चंद्र बोस। हमारा आंसर हो जाएगा बी। फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन के अचानक स्थगित किए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया में सुभाष चंद्र बोस ने कहा, जब जन उत्साह अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा था, उस समय वापसी का आदेश देना एक राष्ट्रीय आपदा से कुछ भी कम नहीं था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज दल की स्थापना का मुख्य मुद्दा क्या था? तो स्वराज दल की स्थापना का मुख्य मुद्दा था काउंसिल में प्रवेश। चौरी चौरा कांड के पश्चात महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने
औपनिवेशिक सत्ता का विरोध जारी रखने के लिए एक नई रणनीति की वकालत करते हुए सुझाव दिया कि राष्ट्रवादी आंदोलनकारी विधान परिषदों लेजिस्लेटिव काउंसिल का बहिष्कार बंद करें। इन काउंसिलों का सदस्य बनकर वे पाखंडी संसद का पर्दाफाश करें। इसी उद्देश्य से सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने 1 जनवरी 1923 को एक नई पार्टी कांग्रेस खिलाफत यानी कि स्वराज पार्टी का गठन किया। निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी से संबंधित था? तो स्वराज पार्टी से संबंधित डॉक्टर M.R. जयकर थे। गोखले नहीं थे, बीजी तिलक भी स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भी नहीं थे, जबकि डॉक्टर M.R. जयकर थे। स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 में सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने की। डॉक्टर M.R. जयकर भी स्वराज पार्टी से संबंधित थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी जी के समर्थक थे तथा वह स्वराज पार्टी के समर्थक नहीं थे, जबकि गोखले एवं बीजी तिलक की स्वराज पार्टी 1923 की स्थापना से पूर्व ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। बीजी तिलक और गोखले की मृत्यु स्वराज पार्टी की स्थापना से पहले ही हो गई थी, तो इसीलिए बीजी तिलक और गोखले नहीं होंगे। राजेंद्र प्रसाद जो है वह गांधी जी के समर्थक थे, उन्होंने स्वराज पार्टी में शामिल होने से इनकार कर दिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो 1924 में। एक ही बार गांधी जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष एक ही बार बने हैं, 1924 में बेलगांव अधिवेशन में। महात्मा गांधी केवल एक बार 1924 ईस्वी बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसी समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा चलाया गया बारदोली आंदोलन किसके विरुद्ध था? तो बारदोली आंदोलन जो था वह भूमि कर में अधिक वृद्धि के वजह से गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। उन्नीस में सूरत जिले के बारदोली तालुके में गांधीवादी आंदोलन और सत्याग्रह को पर्याप्त सफलता मिली। बारदोली सत्याग्रह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे संगठित, व्यापक एवं सफल आंदोलन रहा। यह आंदोलन सरकार द्वारा बढ़ाए गए 30% के कर के विरोध में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू समिति रिपोर्ट में निम्नलिखित में से कौन एक संस्तुति नहीं की गई थी? नहीं पूछा जा रहा है। तो भारत अन्य अधिराज्यों की तरह माना जाना चाहिए, यह बिल्कुल सही है, यह नेहरू रिपोर्ट में था। केंद्र में मुस्लिमों के लिए सीटें आरक्षित नहीं होनी चाहिए, यह भी सही है। मुसलमानों को 1909 के अधिनियम द्वारा पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया था, लेकिन नेहरू रिपोर्ट में यह कहा गया कि मुसलमानों के लिए सीटें आरक्षित नहीं होनी चाहिए, तो यह सही है। संसद द्विसदनात्मक हो, यह भी सही है। सिंध एक मुस्लिम बहुल प्रांत होगा, यह गलत है। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेहरू रिपोर्ट ने अपनी रिपोर्ट अगस्त 1928 में पेश की, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया है। इस रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया था? उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो, भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का प्रावधान हो, संयुक्त निर्वाचन मंडल हो, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका हो, मौलिक अधिकार की व्यवस्था की जानी चाहिए, अल्पमत वाले क्षेत्रों में मुस्लिमों को आरक्षण मिलना चाहिए, अपशिष्ट शक्तियां केंद्र को प्राप्त हो। पहले जो है अपशिष्ट शक्तियां जो है वह गवर्नर जनरल में होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेहरू समिति रिपोर्ट 1928 के स्रोत से भारत के संविधान में समाविष्ट किया गया? तो यह किया गया है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो हमारे भारतीय संविधान में शामिल है वह नेहरू रिपोर्ट से ही लिया गया है। संविधान द्वारा प्रतिपादित मौलिक अधिकारों का प्रयोजन संविधान का एक प्रमुख लक्ष्य है। मौलिक अधिकारों की व्यवस्था का विचार राष्ट्रवादी आंदोलन के दिनों से ही एक प्रबल विचार माना जा रहा था।
1928 की नेहरू रिपोर्ट में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में सम्मिलित करने के लिए 1928 की नेहरू रिपोर्ट में समर्थन किया गया था। यह बिल्कुल सही है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में मूल अधिकारों का उल्लेख था। यह गलत है। नेक्स्ट है, 1940 के अगस्त प्रस्ताव में मूल अधिकार सम्मिलित थे। यह भी गलत है। 1942 के क्रिप्स मिशन में मूल अधिकार का उल्लेख था। यह भी गलत है। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने अपने पूर्ण स्वराज के उद्देश्य को किस वर्ष में निर्धारित किया था? तो ये क्या था? 1929 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को पूर्ण आजादी एवं 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस स्वीकार करने की मांग किसने की? तो ये किए थे जवाहरलाल नेहरू 1929 के लाहौर अधिवेशन में। पूर्ण स्वराज के संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार और प्रस्तुत किया गया था। अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आज हमारा बस एक ही लक्ष्य है, स्वाधीनता का लक्ष्य। हमारे लिए स्वाधीनता के मामले हैं ब्रिटिश साम्राज्य से पूर्ण स्वतंत्रता। वर्ष 1930 की 26 जनवरी को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया और इस वर्ष से ही प्रतिदिन 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा कब प्रारंभ किया? तो ये क्या है? 12 मार्च 1930 को। हमारा आंसर हो जाएगा बी। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से 78 चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में फैल गया। तमिलनाडु में गांधीवादी नेता सी राजगोपालाचारी ने तिरुचेनगौडा आश्रम से तिरुचिरापल्ली के वेदारण्यम तक नमक यात्रा की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के पेरिस यात्रा से की थी? तो ये किए थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एक पृथक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य के विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किए थे मोहम्मद इकबाल ने। हमारा आंसर हो जाएगा ए। 1930 ईस्वी में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण में कवि और राजनैतिक चिंतक मोहम्मद इकबाल ने सर्वप्रथम एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था, जबकि भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र रहमत अली 1933 ने अपने पत्र जिसका शीर्षक था नाउ और नेवर में प्रस्तुत किया था। (49) नंबर क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के अनंतर गढ़वाल पलटन के जवानों ने जिस स्थान पर प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया वह कहां पर है? तो वह है पेशावर में। हमारा आंसर हो जाएगा डी। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के जवानों ने पेशावर में निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1932 के सांप्रदायिक पंचाट का
निम्न में से किसने विरोध किया था? तो यह है महात्मा गांधी। ए हो जाएगा आंसर। गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में रहते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय कम्युनल अवार्ड के विरुद्ध प्रारंभ किया था, जो कि 24 सितंबर को अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के मध्य हुए पूना समझौते के बाद समाप्त हुआ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा है। अहिंसा क्या है? तो 3 प्रकार की। अहिंसा का शाब्दिक अर्थ है हिंसा न करना। महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा 3 प्रकार की होती है। प्रथम, मनसा अर्थात मन में किसी का अहित न सोचना। द्वितीय है वाचा, किसी को कटु वाणी का प्रयोग न कर द्वितीय है वाचा, किसी को कटु वाणी का प्रयोग कर आहत न करना। और तृतीय है कर्मणा, कर्म द्वारा भी किसी का अहित न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गांधी के स्वराज की अवधारणा है? तो यह है स्वशासन। आंसर हो जाएगा सी। स्वराज का शाब्दिक अर्थ है स्वशासन। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के समय प्रचलित यह शब्द आत्मनिर्णय तथा स्वाधीनता की मांग पर बल देता था। गांधी जी के अनुसार स्वराज का अर्थ है जनप्रतिनिधियों द्वारा संचालित ऐसी व्यवस्था जो जन आवश्यकताओं तथा जन आकांक्षाओं के अनुरूप हो। गांधी जी की पुस्तक हिंदू स्वराज, जिसका शाब्दिक अर्थ है भारत में स्वशासन, स्वराज की अवधारणा को स्पष्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प पहचानिए। गांधी और नेहरू के विचारों में भिन्नता थी, किंतु वे जिस अवधारणा को स्वीकार करते थे वह थी। तो गांधी और नेहरू की विचारधारा जो जहां पर मेल खाती थी वह था पंथ निरपेक्ष समाज की आवश्यकता। तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी। गांधी और नेहरू के विचारों में भिन्नता होने के बावजूद दोनों पंथ निरपेक्ष समाज की आवश्यकता पर बल देते थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान निम्न में से किसके अंतर्गत किया गया? तो प्रांतीय स्वायत्तता जो है वह 1935 के भारत सरकार अधिनियम में लाया गया। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा सर्वाधिक 1935 के अधिनियम पर आधारित है। 1935 के मुख्य उपबंध इस प्रकार हैं: संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन, संघीय न्यायालय की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रबंध किया, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी। ब्रिटिश शासन काल के दौरान 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलकर होना था। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने निम्नलिखित में से क्या व्यवस्था की? तो अखिल भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया 1935 के अधिनियम में। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सरकार द्वारा राज्यों को आदेश देने का विचार भारत के संविधान निर्माताओं ने कहां से प्राप्त की? तो ये क्या है 1935 के भारतीय अधिनियम से। ये आंसर हो जाएगा। संघ सरकार द्वारा राज्यों को आदेश देने का विचार भारत के संविधान निर्माताओं ने भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्राप्त किया। अंबेडकर ने स्वतंत्र मजदूर दल की स्थापना किस वर्ष की? तो ये किए हैं 1936 ईस्वी में। भीमराव अंबेडकर द्वारा स्वतंत्र मजदूर दल की स्थापना अगस्त 1936 में की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के सदस्य के रूप में कौन शामिल हुए थे? तो ये हुए थे जगजीवन राम। आंसर हो जाएगा बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1936 ईस्वी में किसने कहा गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है? तो ये बोले थे महात्मा गांधी। ऑप्शन डी। वर्ष 1936 में गांधी जी ने कहा था, गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है और मैं अपने पीछे कोई बात नहीं छोड़कर जाना चाहता हूँ। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा डी, महात्मा गांधी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा। तो ये लड़ा है 1938 ईस्वी में। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष के रूप में पहली बार चुना गया था। पुनः 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी की, परंतु गांधी जी पट्टाभी सीतारामैया को अध्यक्ष बनाने के पक्ष में थे। यही वजह है कि सुभाष चंद्र बोस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? तो मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया। भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने का विरोध करने के उद्देश्य से कांग्रेस के सदस्यों ने 22 दिसंबर 1939 को प्रांतीय विधानमंडल से त्याग पत्र दे दिया था। इसी दिन 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 1940 में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही कौन था? तो ये थे आचार्य विनोबा भावे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। अक्टूबर 1940 में गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे और द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। यह सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार की भारत नीति के प्रति नैतिक विरोध की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को हुई। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा है? तो क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक जो है वह महात्मा गांधी बोले हैं। तो आंसर हो जाएगा बी। ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य सर स्टुअर्ट क्रिप्स को भारत भेजने का निर्णय लिया ताकि भारतीय नेताओं के साथ बातचीत करके कोई समाधान ढूंढा जा सके। क्रिप्स भारत में 3 सप्ताह रहे और भारतीय नेताओं के साथ विचार विमर्श करके उन्होंने अपने प्रस्ताव की घोषणा की। महात्मा गांधी ने इसे उत्तर तिथित चेक, पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। संविधान सभा का गठन प्रस्तावित किया गया था। तो ये किया गया है क्रिप्स मिशन के द्वारा। आंसर हो जाएगा ए। क्रिप्स मिशन के तहत युद्ध के पश्चात भारत को डोमिनियन अधिराज्य का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव था। इसके साथ क्रिप्स मिशन द्वारा संवैधानिक निर्मात्री निकाय की रचना के लिए भी प्रस्ताव किया गया था। तो आंसर हो जाएगा ए, क्रिप्स मिशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? लॉर्ड इरविन, क्रिप्स मिशन। लॉर्ड बेवेल, शिमला पैक्ट। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1919 अधिनियम पारित। लॉर्ड माउंटबेटन, पाकिस्तान की मांग। स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो
कार्यकाल 1936 से 1944 था, अतः विकल्प ए सही नहीं है। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। इस समय भी भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था, अतः विकल्प डी भी सही सुमेलित नहीं है। यदि भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन की बात की गई होती तो विकल्प डी सही सुमेलित होता। तो इस प्रकार जो है ए और डी यह दोनों सुमेलित नहीं है। भारत छोड़ो प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा पारित किया गया। तो ये क्या गया है, अगस्त 1942 को। आंसर हो जाएगा बी। कांग्रेस कार्य समिति ने वर्धा की अपनी बैठक 14 जुलाई 1942 में संघर्ष के निर्णय को अपनी स्वीकृति दे दी। अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव पारित हुआ है वह वर्ष 1942 में पारित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। तो ये हुआ है आपको 7 अगस्त 1942 को। इसलिए आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। उन्नीस सौ 42 के भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कौन थी। तो ये थे अरुणा आसफ अली। आंसर हो जाएगा सी। अरुणा आसफ अली के बचपन का नाम अरुणा गांगुली था। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय उन्होंने बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में ध्वजारोहण समारोह का आयोजन कराया। उनके इस साहसिक कदम से आंदोलन को ताकत मिली। भारत छोड़ो आंदोलन में वे पूर्णकालिक सक्रिय कार्यकर्ता बन गए। इस आंदोलन के समय वे अपने समाजवादी मित्रों के साथ भूमिगत हो गए ताकि आंदोलन का संचालन करने के लिए एक गुप्त केंद्र बनाया जा सके। सन 1947 में अरुणा आसफ अली को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस समिति का अध्यक्ष चुना गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने यह नारा दिया, विभाजन करो और यहां से जाओ। यह नारा दिया था कराची अधिवेशन 1943 में। इसका आंसर हो जाएगा डी। 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाने का आह्वान किया तथा दिसंबर 1943 के कराची अधिवेशन में विभाजन करो और जाओ का नारा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ, मुस्लिम लीग की स्थापना, भारत छोड़ो आंदोलन, कांग्रेस द्वारा स्वराज्य को अपना लक्ष्य घोषित करना। स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ है 7 अगस्त 1905 को। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ है और कांग्रेस द्वारा स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया गया है 1929 में। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, 1 2 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। पूना समझौता कब हुआ है। तो पूना समझौता हुआ है 26 सितंबर 1932 में। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 में। वर्धा प्रस्ताव जो है वह 14 जुलाई 1942 को हुआ है और बेबेल योजना 4 जून 1945 को लाया गया है। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ए का 4, बी का 2, बी का 1, सी का 2, डी का 3। हमारा आंसर हो जाएगा बी।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है। तो सैमन कमीशन 1927 में आया था, यह बिल्कुल सही है। नमक सत्याग्रह 1930, यह भी सही है। गांधी इरविन समझौता 1931, यह भी सही है। बेबेल योजना, यह गलत है। बेबेल योजना 1944 में नहीं बल्कि 1945 में लाया गया था। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, नहीं पूछा जा रहा है। लॉर्ड बेबेल, ए बी अलेक्जेंडर, पेंथिक लॉरेंस, सर स्टॉफर्ड क्रिप्स। इसमें लॉर्ड बेबेल जो है वह कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। बाकी ए बी अलेक्जेंडर, पेंथिक लॉरेंस और स्टॉफर्ड क्रिप्स, ये तीनों जो है कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन भारत कब आया। तो कैबिनेट मिशन जो है 24 मार्च 1946 को भारत आया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहां नौसेना ने 1946 में भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध खुला विद्रोह किया था, तो वह स्थान था बम्बई। बम्बई में भारत ब्रिटिश भारतीय नौसेना ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध खुला विद्रोह कर दिया था। नौसैनिक विद्रोह 18 फरवरी 1946 को तलवार नामक जहाज पर मुंबई में शुरू हुआ। उन्होंने अपने संघर्ष की शुरुआत करते हुए बम्बई के तट पर तैनात जहाज पर जय हिंद एवं भारत छोड़ो नारे लिख दिए। बाद में इस विद्रोह को सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने पर समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक ने संस्तुत किया कि समस्त अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों में निहित होनी चाहिए। ये क्या है, कैबिनेट मिशन। हमारा आंसर हो जाएगा ए। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट के अनुसार संघ सूची के अतिरिक्त अन्य सभी विषयों एवं अपशिष्ट विषय प्रांतों का अधिकार होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का सभापति था जब 6 जून 1946 को कैबिनेट मिशन योजना पर विचार करने के लिए बंबई में उसका अधिवेशन हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, सी। 6 जून 1946 को बंबई में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का सभापति जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आंतरिक सरकार की घोषणा कब की गई। भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा कब की गई, तो यह किया गया है 24 अगस्त 1946 को। कांग्रेस द्वारा वायसराय के नवीनतम प्रस्तावों को स्वीकार कर लेने के बाद 1 अगस्त 1946 को लॉर्ड बेवेल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण दिया। 24 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा हुई। 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी, तो यह हुआ था कैबिनेट मिशन के आने के बाद। आंसर हो जाएगा सी। कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा भारत के लिए कई सुझाव दिए गए थे, जिनमें एक अंतरिम सरकार की स्थापना करना जिसे भारत के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त हो भी शामिल था। कैबिनेट मिशन के द्वारा दिए गए प्रस्तावों को भारतीयों ने स्वीकार कर लिया। इसी के अनुसरण में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में भारत में अंतरिम सरकार का मुखिया कौन था, तो ये थे जवाहरलाल नेहरू।
संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। यह प्रत्यक्ष मतदान का प्रतिफल था। यह बहुदलीय निकाय थी। इसमें इसने कार्य कई समितियों के माध्यम से किया। तो यह सत्य बोला जा रहा है। तो सत्य, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, यह गलत है। वयस्क मताधिकार पर आधारित था। यह प्रत्यक्ष मतदान का प्रतिफल था, यह भी गलत है। अप्रत्यक्ष मतदान हुआ था इसमें। यह बहुदलीय निकाय थी, यह भी सही है। इसने कार्य कई समितियों के माध्यम से किया था। इस हिसाब से आंसर हो जाना चाहिए 3 और 4, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए इसको जो है मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया? तो ये क्या था? संविधान सभा ने। आंसर हो जाएगा बी। कैबिनेट अथवा मंत्रिमंडल मिशन योजना 1946 के अनुसार नवंबर 1946 में संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया। संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को इसकी प्रथम बैठक से प्रारंभ होने के साथ हुई। संविधान सभा द्वारा ही भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, संविधान सभा की बैठक में संविधान के प्रारूप पर 8 महीने बहस हुई। इस दौरान उसमें संशोधन किए गए। संविधान सभा के 11 अधिवेशन हुए। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने के उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ? 22 जनवरी 1947 को। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। ये कुछ फैक्ट्स थे, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब पारित किया? तो ये क्या है? 22 जनवरी 1947 को। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा का निर्माण किस योजना किस योजना के अंतर्गत हुआ? तो ये हुआ है मंत्रिमंडल मिशन, यानी कि कैबिनेट मिशन के आधार पे। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो ये हुआ है 1946 में। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी योजना के प्रस्ताव में संविधान सभा की स्थापना हुई? तो यह हुआ है द कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। आंसर हो जाएगा बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किसके अनुसार किया गया? तो यह किया गया है कैबिनेट मिशन के अनुसार। भारतीय संविधान निर्मात्री परिषद की प्रथम बैठक कब हुई? तो यह हुआ है 9 दिसंबर 1946 को। आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे? ऑप्शन के हिसाब से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, किंतु यदि सच्चिदानंद सिन्हा रहेंगे ऑप्शन में तो सच्चिदानंद सिन्हा होंगे, क्योंकि भारतीय संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही थे। भले ही वो अस्थायी अध्यक्ष थे, किंतु पहला वही थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया। अदर फैक्ट्स, भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को इसकी प्रथम बैठक से प्रारंभ होने के साथ हुई थी। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा हुआ था। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जबकि 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान को अंगीकृत कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। भारत के संविधान को अंगीकृत और स्वीकार किस वर्ष किया गया? तो 1949 में किया गया अंगीकृत। भारत के संविधान की पहली बैठक किस दिन हुई? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ है। तो हाँ, आंसर हो जाएगा सी, संविधान सभा अंतरिक्ष अध्यक्ष। संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि है? तो यह है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हो गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इस दिन नागरिकता, अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए। यद्यपि संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ, अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करते हैं। इसी दिन प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ? तो लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के स्वाधीन भारत के संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों का हस्ताक्षर कब हुआ है? तो ये हुआ है 24 जनवरी 1950 को, संविधान लागू होने के 2 दिन पहले। संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 दिन मंगलवार को राजेंद्र प्रसाद को अंतरिम राष्ट्रपति चुना गया। इसी दौरान भारत में उपस्थित 308 सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया। भारतीय संविधान को किसने अधिनियमित किया? भारतीय संविधान को किसने अधिनियम बनाया? तो यह है संविधान सभा। आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा का सदस्य नहीं था? बी.टी. कृष्णामाचारी ये थे। एच.सी. मुखर्जी ये भी संविधान सभा के सदस्य थे। बी.एन. राव ये नहीं थे। के.एम. मुंशी ये थे। बी.एन. राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, उन्हें संवैधानिक सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया था। बी.टी. कृष्णामाचारी राजस्थान से, एच.सी. मुखर्जी पश्चिम बंगाल से तथा के.एम. मुंशी महाराष्ट्र विधानसभा से संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाएं 15 थी, जिनके नाम इस प्रकार हैं: विजया लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, लक्ष्यनी बेलयुदन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करीनी, अम्मू स्वामीनाथन। ये कुल 15 महिलाएं थी। संविधान निर्मात्री परिषद के वैधानिक परामर्शदाता कौन थे? तो ये थे बी.एन. राव। बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार थे। अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स,
संविधान सभा ने संघ संविधान समिति सहित कुछ प्रमुख समितियों का गठन किया था। ये प्रमुख समितियां और उसके अध्यक्ष इस प्रकार हैं। नियम समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। रियासत समिति, इसके भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। सलाहकार समिति, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संघ संविधान समिति, इसके भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा का विधिक सलाहकार कौन था? तो ये थे BN राव। भारत की संविधान निर्मात्री सभा की का कानूनी सलाहकार कौन था? तो ये था BN राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के वास्तुकार किसे माना जाता है? तो वास्तुकार माना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। अधिकांश विद्वान भारतीय संविधान के वास्तुकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानते हैं। कुछ विद्वान BN राव को इस पदवी से विभूषित करते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उनकी भूमिका को देखते हुए डॉक्टर अंबेडकर ज्यादा मान्य हैं। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। आंसर हो जाएगा सी। संवैधानिक सलाहकार BN राव के निर्देशन में तैयार भारतीय संविधान के प्रारूप की समीक्षा के लिए संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यों की प्रारूप समिति का गठन किया। इस समिति के निम्नलिखित सदस्य थे: डॉक्टर BR अम्बेडकर अध्यक्ष, N गोपाल स्वामी अयंगर, KM मुंशी, AK स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र। इनके स्थान पर माधवराव सदस्य बने। DP खेतान, इनकी मृत्यु पर T कृष्णाचारी सदस्य बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान सभा में निम्न में से किसके अध्यक्ष थे? तो ये थे प्रारूप समिति के। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अपने समापन भाषण में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने निम्न में से किसे अपनी त्रिमूर्ति में नहीं चुना था? तो ये था लचीलापन। किस किस को चुना गया था? तो चुना गया था स्वतंत्रता, समानता और भारतीयत्व को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए और कारण आर। इन वक्तव्यों के संदर्भ में नीचे उल्लिखित कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने भारत में ब्रिटिश शासन का अंत किया। यह बिल्कुल सही है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने भारत के लिए एक नए विस्तृत संविधान की व्यवस्था की। यह गलत है। आंसर हो जाएगा सी। ये सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन इंडिपेंडेंस बिल, जिसका लक्ष्य भारत और पाकिस्तान के बीच ब्रिटिश इंडिया का विभाजन करना था, को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया। तो इसको ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया था। तो आंसर हो जाएगा बी। द इंडियन इंडिपेंडेंस बिल 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया। 18 जुलाई को पारित होने के पश्चात इस अधिनियम ने भारत शासन अधिनियम 1935 का स्थान ग्रहण किया। इस अधिनियम का उद्देश्य भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राज्यों की स्थापना करना था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत का वायसराय था जब अगस्त 1947 में भारत तथा पाकिस्तान के बीच ब्रिटिश इंडिया का विभाजन हुआ था? तो उस समय लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वायसराय थे। तो आंसर हो जाएगा ए। ये अंतिम गवर्नर जनरल या वायसराय थे भारत के। अगस्त 1947 में ब्रिटिश इंडिया का भारत और पाकिस्तान की स्वतंत्रता और विभाजन के समय लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वायसराय थे। इनके पश्चात जो है सी राजगोपालाचारी भारत के गवर्नर जनरल बने। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो है वह सी राजगोपालाचारी हैं, और भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस कांग्रेस सदस्य ने माउंटबेटन योजना को अस्वीकार किया? तो ये क्या था? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सी। नेहरू और पटेल के पश्चात अंततः महात्मा गांधी ने भी माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लिए, लेकिन मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने इस योजना का अंत तक विरोध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र राज्य बना, तो ये बना है 1950 में। आंसर हो जाएगा डी। संविधान सभा ने कुल मिलाकर 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन के अथक और निरंतर परिश्रम के पश्चात 26 नवंबर 1949 तक संविधान के निर्माण का कार्य पूरा कर लिया। संविधान के कुछ उपबंध तो इसी दिन 26 नवंबर 1949 को प्रवृत्त हो गए। शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 को प्रवृत्त हुए, जिसे संविधान के प्रवर्तन की तारीख कहा जाता है, तथा इसी तिथि से भारत एक गणतंत्र राज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब निर्मित हुआ? तो यह हुआ है 26 नवंबर 1949 को। यह प्रस्तावना में दिया हुआ है। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत आत्मर्पित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन विजय किसे मुक्त कराने के लिए प्राप्त किया गया था? तो ये किया गया था गोवा को। गोवा को प्राप्त करने के लिए जो है ऑपरेशन विजय चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा। भारत द्वारा वर्ष 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराने के लिए चलाए गए सैन्य अभियान का कूट नाम जो था वह है ऑपरेशन विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम मनोहर लोहिया जाने जाते हैं, तो राम मनोहर लोहिया जो है वह समाजवादी अवधारणा के लिए जाने जाते हैं। आंसर हो जाएगा डी। राम मनोहर लोहिया भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, प्रखर चिंतक और समाजवादी विचारक थे। वे समाजवादी भी इस अर्थ में थे कि समाज ही उनका कार्यक्षेत्र था, और वे अपने कार्यक्षेत्र को जनमंगल की अनुभूतियों से महकाना चाहते थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज, पार्टीशन, हबी ऑफ हिस्ट्री, मार्क्स, गांधी, सोशलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा था कि पूर्णतया वचनबद्ध नौकरशाही ही वह सामाजिक परिवर्तन ला सकती है जो पंचवर्षीय योजनाओं और प्रगतिशील विधान में निहित है? तो ये बोली थी इंदिरा गांधी। आंसर हो जाएगा बी। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने वचनबद्ध नौकरशाही की वकालत की। इस प्रतिबद्धता का अर्थ उस वक्त सरकार प्रतिबद्धता थी। उनकी इस अवधारणा का बहुत विरोध हुआ। इस प्रकार हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा अनुच्छेद। तो आज के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।